बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। और जो है मैं ऐसे इम्पोर्टेंट सवाल बता रहा हूं आपके हित में। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो कम से कम ये तो सब्सक्राइब तो कर दिया करो। और देखो, मैं ऐसे मोस्ट सवाल बता रहा हूं, पिछली साल भी देख लेना मोस्ट सवालों को। ये सब प्रश्न आए हैं ऐसे इस साल भी। जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूं इसमें से जो है ज्यादातर जो है 90+% आएंगी सवाल। तो इन पर विशेष ध्यान देना है। ऐसा समझ लो जैसे गन्ना को जो है गन्ना का रस निकलता है, गन्ना का रस समझो इसको। तो इस तरह से इन पर विशेष ध्यान देना है, इन सवालों पर। और इनकी अलग से कॉपी बना लो और इनको नोट कर लो और बार बार इनका एक्सरसाइज करते रहो। तो देखो, मैं आपके लिए क्लास 12 मैथ्स के इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं। तो ये है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये फॉर ऑल एग्जाम, क्योंकि एनसीईआरटी का कोर्स है। ये सब जगह एक सा हो गया कोर्स। तो एनसीईआरटी का कोर्स है। जब मैंने कहा है कि ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम 100% आने वाले प्रश्न, 100%। अब है तुम्हारा चैप्टर 1 से ले रहा हूं, चैप्टर वाइज आपके लिए मैं तैयारी करा रहा हूं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बताऊंगा तुमको। फिर चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट खत्म हो जाएंगे, फिर चैप्टर 2 लूंगा, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरह से क्रम से मैं लूंगा। तो देखो, ध्यान से समझो। प्रश्न नंबर 11 देखो, समुच्चय है 1 2, समुच्चय में एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। एक दो तीन चार पांच, ये 5 एलिमेंट है इसमें। और देखो, मैं आर बराबर, ये आर क्या है? संबंध। ये संबंध में ये ऑर्डर पेयर हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और कैसे रिलेटेड हैं, क्या नियम है उनमें? b बराबर a+2, यानी दूसरा निर्देशांक जो है पहले निर्देशांक से 2 अधिक है। ये पहला निर्देशांक है, ये दूसरा निर्देशांक है। द्वारा परिभाषित संबंध है। एक ही समुच्चय में संबंध होते हैं ये, स्वतुल्य, सम्मित, सक्रमक। ये जो होते हैं ये एक ही समुच्चय में होते हैं। तो समझो, 1 2 3 4 5। एक दो तीन चार पांच, ये तुम्हारा डोमेन है, ये तुम्हारा डोमेन है, ये तुम्हारा कोडोमेन है। कोडोमेन है। अब इसी के एलिमेंट होने चाहिए, इसके एलिमेंट से अलग नहीं होने चाहिए। तो देखो, मैं ये बना रहा हूं डायग्राम। इसमें जो है 1 2 3। अब समझो, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। अब समझो, 1 2 3 4 और 5। अब समझो, अब यहां पर देखो, अगर मैं यहां 1 का प्रतिबिंब कहां पर होगा? 1 का प्रतिबिंब कहां पर होगा? या 1 रख देता हूं तो 1 धन 2 यानी 3, यानी 3 पर होगा।
3 पर होगा। चाहे इसको हटाओ, डोमेन को। अब ये संबंध है, ये क्या है? संबंध आर। अब समझो, दो में 2 जोड़ देंगे 4, अब 3 और 2 5। अब 5 करेंगे तो 5 धन 2 7 हो जाएगा, लेकिन 7 इसमें है नहीं। तो कौन से को ऑर्डर पेयर आई आर में? 1,3 ये ऑर्डर पेयर आए 1,3 2,4 3 3,5 ये तुम्हारे संबंध के ऑर्डर पेयर बने। यानी 1 का संबंध 3 से, 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 5 से, 3 का संबंध 5 से। अब देखो स्वतुल्य के लिए क्या होता है? स्वतुल्य होता तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये एलिमेंट इसमें आती, इसमें ये ऑर्डर पेयर आते अगर स्वतुल्य होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए अब समझो। तो अब क्या है? ऐसा नहीं है तो इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य को अंग्रेजी में हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। अब आता है सम्मित। सम्मित के लिए क्या होता है? मान लें यदि A, B ऑर्डर पेयर R में बिलोंग कर रहा है तो इंप्लॉय दैट B, A बिलोंग्स टू R में करना चाहिए। जहां इसको जो है तो सेट मान लो कोई, जहां A B बिलोंग्स टू A। यानी कोई ए से ए में कोई संबंध है, ए से ए में कोई संबंध है। अब समझो, अब ऐसा हो रहा है इसमें, देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखो 1 3 3 5 1 3 3 1 होना चाहिए, 3 1 नहीं है। 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए। 3 5 है तो 5 3 होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। एक 3 है, यानी R में R डज नॉट बिलोंग टू 3 1, R डज नॉट बिलोंग टू
दो, चार दो, आर बिलोंग्स टू, आर डज नॉट बिलोंग टू चार दो, आर डज नॉट बिलोंग्स टू पांच तीन, पांच तीन। इसलिए आर जो है सममित नहीं है। अब सुनिए, अब सममित नहीं है। अब सकर्मक के लिए, सकर्मक सकर्मक के लिए क्या होता है? यदि यदि ए तो यानी समुच्चय समुच्चय ए से ए में कोई संबंध ऐसा होना चाहिए, ए से ए में कोई संबंध, कोई संबंध ऐसा होना चाहिए कि ए बी तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, implies that A कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। जहां ए बी सी बिलोंग्स टू ए। जबकि ऐसा नहीं है, देखो एक तीन तीन पांच, तो एक पांच नहीं है इसमें, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए आर सकारात्मक नहीं है। अब देखो बच्चों, ये जो है तुम्हारा एक नंबर का सवाल है, इसे नहीं करना है, तुम्हें तो फटाफट यहां से देखना है कि अब देखो स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है कि स्वयं में संबंध हो, जो एलिमेंट है उसमें स्वयं में ही संबंध हो। जैसे एक 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 एक, ये यहां पर है एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, और एलिमेंट हो, ऐसे ऑर्डर पेयर बननी चाहिए, दोनों निर्देशांक इक्वल होने चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट के होनी चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट जो समुच्चय में है, तब स्वतुल्य हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, देखो स्वतुल्य के लिए एक एक, जबकि ऐसा नहीं है। यहां पर इस तरह से निशान लगा लो, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं। जब मैं लिख दिया वैसे, जबकि ऐसा नहीं है। अब इसे हटा दो, इसलिए स्वतुल्य नहीं है।
देखो बच्चों, मैंने क्या कर दिया था, आर इधर लिख दिया था मैंने, जबकि इधर लिखा जाएगा, तो मैंने इधर लिख दिया है मिटा करके। तो इस तरह से ये जो है संबंध है, ये न तो सुतुल्य है, न सम्मित है, न सक्रामक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? देखो, ये तुम्हारा डी सही है, डी तुम्हारा सही है। तो इस तरह से ये सवाल तुम्हारा हल हो गया। अब ये यहीं से मालूम कर लिया करो, चित्र बनाओ, डायग्राम बनाओ, और इससे मालूम हो जाएगा कि ये फटाफट निशान लगाओ। ये 1 नंबर का सवाल है, ऑप्शन का है, ऑप्शन ही तो देखना है तुमको। तो बेटा इस तरह से इन सवालों को करना है। और ये सुतुल्य है, सम्मित है, सकारात्मक, ये संबंध है, इनको अच्छी तरह से समझना है किताब से। समझो, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में कोई समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है ए, और उसमें संबंध है यानी T1 T2 के समरूप है, ये संबंध है। तो हम क्या करेंगे? पहले, सबसे पहले स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे? माना for every T1 belongs to A, तब T1, T1 belongs to R। इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं में समरूप होता है। समरूप होता है। इसको हम इस अर्थात इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, T1 is related to T1, यानी T1 is related to T1। प्रत्येक त्रिभुज हैं ए में, जितने भी त्रिभुज हैं उन सब के लिए स्वयं में वे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसलिए आर जो है स्वतुल्य है। आर स्वतुल्य है। सेकंड नंबर, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए सममित के लिए यदि T1 is related to T2, तो T2 is related to T1 होगा। अर्थात यदि एक त्रिभुज T1 दूसरे त्रिभुज
दूसरे त्रिभुज T2 के समरूप हैं तो दूसरा त्रिभुज T2 पहले त्रिभुज T1 के समरूप होगा। यह सत्य है। यह सत्य है, सत्य है ये। जहां T1 T2 बिलोंग्स टू ए, ये सत्य है। इसलिए संबंध आर सम्मित है। सम्मित है। अब है तुम्हारा थर्ड नंबर, सक्रामक। सक्रामक के लिए T1 T2 T3 बिलोंग्स टू ए इस प्रकार हैं। T1 T2 ऐसे कर लो, लिख लो T1 और T2 तथा T2 और T3 और ये T3 T1 इस प्रकार है। T1 is related to T2 तथा T2 is related to T3, imply that T1 T3 जो कि सत्य है। जो कि सत्य है। इसलिए संबंध आर सक्रामक है। अतः संबंध आर स्वतुल्य सममित तथा सक्रामक है। और समझो ध्यान से कि T1 T2 T3 ये बिलोंग कर रहे हैं ए में। इस प्रकार है कि T1 जो है T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है। तो क्या होगा, T1 T3 के समरूप होगा।
जो कि सत्य है। संबंध आर सक्रामक है, इसलिए संबंध आर क्या है? सक्रामक है। अतः संबंध आर स्वतुल्य सम्मित तथा सक्रामक है। अब देखो कौन सा सही है? ये सही है, डी सही है दोनों। और मैं विशेष चीज बता रहा हूं कि इस समरूप की जगह पर सर्वांगसम आ जाए, सर्वांगसम आ जाए तो आंख बंद करके लिख दो कि सम्मित स्वतुल्य भी है, सम्मित है, सक्रामक है। समरूप, हाँ समरूप का संबंध हो या सर्वांगसम का संबंध हो, इन दोनों के लिए जो है संबंध जो होता है वो स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है और सक्रामक होता है। ये ध्यान रखना है। इसकी जगह पे, समरूप की जगह पे अगर सर्वांगसम आ जाता है तो ऑप्शन का सवाल आता है, तो तुम्हें देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो स्वतुल्य भी लिखा है, सम्मित भी लिखा है, सक्रामक भी लिखा है, तो उसी ऑप्शन पर टिक कर दो, वो सही होगा, उसी को कॉपी में लिख दो। अब बेटा नेक्स्ट सवाल में जो है अभी बता रहा हूं तुमको, जो तक इसको नोट कर लो। तो खर्चा करो। अब पहले नंबर पर ये समझो बेटा कि महत्तम पूर्णांक होता क्या है। महत्तम पूर्णांक जो है क्या मतलब? उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है। इसका अर्थ समझो पहले, क्या अर्थ है इसका? अर्थ ये है बेटा कि जैसे मैं लिख देता हूं 1, तो इसका मतलब है 1। अगर मैं लिख देता हूं 0.1 तो इसका मतलब है 0। मैं लिख देता हूं 0.2, इसका मतलब भी 0। 0.3, इसका मतलब भी 0। इस तरह से डॉट डॉट और 0.9 लिख दूं मैं बड़े कोष्टक के अंदर, तो इसका मान भी 0। अब मैं लिख दूंगा तुम्हारे लिए 1.1, तो इसका मतलब है 1। मैं लिख दूं 1.2, इसका मतलब भी 1। अब मैं संख्या रेखा में बताता हूं, अब समझो, ध्यान दीजिए। ये तुम्हारी नंबर लाइन है। देखो बहुत से बच्चे ऐसा है कि इसका अर्थ ही नहीं समझ में आता है बेचारों के, तो मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं तुमको और इस पर ध्यान दीजिए। तो अब समझो, ये नंबर लाइन पे बता रहा हूं, नंबर लाइन। यहां पर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इधर धन की संख्या, इधर ऋण की संख्या, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इधर ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। अब देखो 0 और 1 के बीच में जितना भी बड़े कोष्टक के अंदर लिख रहा हो, बड़े कोष्टक में संख्या लिख रही हो, 0 और 1 के बीच में कोई संख्या है और वो इस बड़े कोष्टक में लिख रही है, तो उसका मान 0 होगा। अब 1 और 2 के बीच में संख्या लिख रही हो बड़े कोष्टक में, 1 और 2 के बीच में लिख रही हो, तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। 2 और 3 के बीच में लिख रही हो तो 2 होगा। 3 और 4 के बीच में लिख रही हो बड़े कोष्टक के अंदर, तो 3 होगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर जो है जो पूर्णांक है वो होगा। अब यहां पर आ जाओ, 0 और ऋण 1 के बीच में संख्या हो तो ऋण 1 होगा, ऋण 1 और ऋण 2 के बीच में संख्या हो तो ऋण 2 होगा, ऋण 2 और ऋण 3 के बीच में संख्या हो तो ऋण 3 होगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो पूर्णांक है उसके बराबर होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर देख करता हूं, माइनस माइनस जाके बीच में लिखता हूं -0.8,
-0.8, ध्यान दीजिएगा, -0.8, इसका मान कितना होगा? 0 नहीं होगा, क्या होगा? -1 होगा, -1। अब देखो -1 और -2 के बीच में हो, -1.8, तो इसका मान होगा -2, -2, इसका कितना होगा? -2। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड की ओर जो पूर्णांक है, उनके बीच में, दो पूर्णांकों के बीच में कोई संख्या आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो पूर्णांक लिखा है उसके बराबर होती है। हमेशा ध्यान रखो। क्लियर हो गया होगा शायद मेरी समझ से। तो मैं अब आगे बताता हूं तुम्हारे लिए। ऐसा ये है, आर है, आर से आर में वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में कोई फलन है? ये फलन है, संबंध नहीं है, फलन है। तो अब समझो, ध्यान दीजिए, अब ये आर वास्तविक संख्या और ये तुम्हारा एफ। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैं लिख लेता हूं 1, 1.2, 1.3, -1.2 और डॉट डॉट। अब एक का संबंध किससे होगा? एक से होगा। और 1.2 का संबंध किससे होगा? वन पॉइंट टू का संबंध किससे? अब समझिए, एक का एफ प्रतिबिंब क्या होगा? एक 1.2 का, दोबारा से समझा रहा हूं, 1.2 का एफ प्रतिबिंब क्या होगा? देखो 1.2 का प्रतिबिंब क्या होगा? 1 होगा। 1.3 का 1, -1.2 का एफ प्रतिबिंब, -1.2 का एफ प्रतिबिंब क्या होगा? -2। अभी बताया मैंने, ये बताया हुआ मैंने। देखो अब ये है -1.2, -1.2 से यहाँ बीच में आएगा तो -2 के बराबर होगा। तो ये जो है -2 पे एफ प्रतिबिंब होगा। इस तरह से ये प्रतिबिंब आएंगे, एफ प्रतिबिंब, ये पूर्णांकों पे आएंगे। केवल किस पे आएंगे? पूर्णांकों पर, दशमलव वाली संख्या पे नहीं आएंगे। भाई वास्तविक संख्या में दशमलव में भी संख्या होती है, तो अभी खाली रह जाएंगी। तो क्या है? पूर्णांक यानी कोडोमेन, ये तुम्हारा क्या है? कोडोमेन। यह डोमेन। अब यहां से मालूम पड़ रहा है क्लियर कि ये एक की नहीं है, मैनी वन है। क्या है? मैनी वन। तो एफ जो है क्या है? मैनी वन। अब इसमें क्या है कि इस दशमलव वाली संख्या रह जाएंगी, दशमलव वाली संख्या रह जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, यानी कोडोमेन। इसलिए ये जो है क्या होगा? इनटू मैपिंग होगा। इनटू मैपिंग, अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी, आच्छादित नहीं।
आच्छादित नहीं, आच्छादित नहीं होगा, अंतःक्षेपी होगा। तो ये जो है, अब इसमें ऑप्शन में देख लो, एक की आच्छादित, ये भी गलत। एक की किंतु आच्छादित नहीं, ये भी गलत। आच्छादित किंतु एक की नहीं, ये भी गलत। न तो एक की और न ही आच्छादित। ये ऑप्शन तुम्हारा सही है, डी ऑप्शन सही है। इस तरह से बेटा ये जो है ऑप्शन के सवाल हैं, इस तरह से करना है और कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी अगर मैं बता रहा हूं दावे के साथ। अगर मेरे इंपॉर्टेंट सवालों को कर जाएंगे तो गणित में कोई फेल करने वाला नहीं है। मैं इस बात का चैलेंज कर रहा हूं। तो बेटा इस पर विशेष ध्यान देना है। निचोड़ है ये जो है ऐसा समझ लो गणना से रस निकाला जा रहा है। तो इस पर विशेष ध्यान दो और जो है इनका संग की संग रिवीजन करते जाओ। और मैं अधिक भी नहीं करा रहा हूँ, कम ही करा रहा हूँ। कहते हूँ और सब्जेक्ट भी देखना है आपको, तो इसलिए मैं कम करके मैं जल्दी शुरू कर दिया है इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक हो पाएंगे इम्पोर्टेंट सवाल। देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 14 है। ये वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। और एक और है, जैसे यहाँ पर a प्लस डी लिखा है तो ए डी बराबर बी सी लिखा होगा। एक सवाल और है इससे ऐसा ही, और उसको मैं कल कराऊंगा आपको। पहले इसको समझो। मान लीजिए कि समुच्चय n बाई n, n का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो n क्रॉस n में एक संबंध R निम्नवत परिभाषित है। निम्नवत परिभाषित है। कैसे परिभाषित है कि a कॉमा b ये ऑर्डर पेयर इज रिलेटेड टू C कॉमा डी, यानी इस ऑर्डर पेयर से संबंध है। यदि और केवल यदि, कब है, कब इसका F प्रतिबिंब बनेगा, यानी इस ऑर्डर पेयर का प्रतिबिंब इस पर पड़ेगा। तो क्या है समझो, ऑर्डर पेयर है यदि a प्लस डी बराबर b प्लस सी। अब यह b प्लस सी हो तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। यानी जो है A ये संबंध है, रिलेशन है, ये रिलेशन सवाल है। अब समझो कि इसका प्रतिबिंब, यानी ये जो है ऑर्डर पेयर है, इसका संबंध ये है। अब क्या है सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर सूत्रता सिद्ध करेंगे हम। माना a कॉमा बी ये ऑर्डर पेयर जो है बिलोंग कर रहा है n क्रॉस n। हमें सिद्ध करना है कि a कॉमा बी ये ऑर्डर पेयर इज रिलेटेड टू a कॉमा बी। संबंध की परिभाषा अनुसार, संबंध की परिभाषा के अनुसार क्या होगा कि अगर ये है तो अब यहां पे देखो a प्लस बी और बराबर b प्लस ए। चूंकि a प्लस बी बराबर b प्लस ए क्रम विनिमयता के गुण के कारण ये सत्य है, इसलिए R सुतुल्य है। सेकंड नंबर सम्मित, माना ये ऑर्डर पेयर है a कॉमा बी और दूसरा ऑर्डर पेयर है c कॉमा डी,
ये बिलोंग कर रहा है n क्रॉस n में। इस प्रकार है कि a कॉमा b ये ऑर्डर पेयर है, ये इज रिलेटेड टू c कॉमा d, इससे रिलेटेड है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि a प्लस डी बराबर b प्लस सी। किसके परिभाषानुसार? यहां से हमें सिद्ध करना है कि c कॉमा डी आर रिलेटेड टू a कॉमा b होगा यदि c प्लस b बराबर d प्लस a, d प्लस ए, c प्लस b बराबर d प्लस ए। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है कि c प्लस b बराबर d प्लस ए। कहां से? यहां से। इसलिए a प्लस डी बराबर b प्लस सी दिया गया है, ये दिया गया है। हम इसे c प्लस b बराबर d प्लस ए लिख सकते हैं ना। तो अब लिख सकते हैं तो क्या है? इसलिए r क्या है? सममित है। अब थर्ड नंबर सकारात्मक। अब इसमें तीन ऑर्डर पेयर लेंगे। क्या लेंगे? 3 ऑर्डर पेयर। a कॉमा बी, दूसरा ऑर्डर पेयर है c कॉमा डी, तीसरा ऑर्डर पेयर है e कॉमा f, बिलोंग टू n क्रॉस n। इस प्रकार है कि a कॉमा बी इज रिलेटेड टू c कॉमा डी इस ऑर्डर पेयर से, और c कॉमा डी इज रिलेटेड टू e कॉमा f इस ऑर्डर पेयर से। अब इसका क्या मतलब है? अब ये रिलेटेड है ना, तो इससे क्या मतलब है इसका? देखो a प्लस डी बराबर b प्लस सी, समीकरण फर्स्ट। ऐसे यहां पर देखो c प्लस ई, ये c प्लस एफ बराबर d प्लस ई। अब ये किससे हो रहे हैं? इसके आधार से हो रहे हैं, इसके आधार से। ये समीकरण सेकंड मान लिया। समीकरण फर्स्ट से हम c का मान निकालेंगे, इससे समीकरण फर्स्ट से यहां से c का मान निकाल लेंगे। और c का मान क्या होगा? a प्लस डी माइनस बी होगा, इधर पक्षांतर कर देंगे। इस मान को समीकरण सेकंड में रख देंगे, और सेकंड में रखने के बाद फिर क्या होगा कि ये आएगा a प्लस एफ बराबर b प्लस ई आ जाएगा। अब ये संबंध जो है, ये संबंध है a कॉमा बी इज रिलेटेड टू e कॉमा एफ की परिभाषा है। ये परिभाषा है। तो r क्या है? इसलिए r क्या है? सकारात्मक है। संबंध r स्वतुल्य सममित तथा सकारात्मक है, अतः r एक क्या है? तुल्यता संबंध है। क्या है? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध होता है, तुल्यता संबंध कब होता है? जब स्वतुल्य हो, सममित हो और सकारात्मक हो। ये तीनों रिलेशन हो, संबंध हो, तो वो संबंध जो है तुल्यता संबंध होता है। अब देखो बच्चों, अब मैं यहीं तक करा रहा हूं। अब जो है आगे नेक्स्ट सवाल कल आपको कराऊंगा, जब तक इनकी तैयारी करते रहना।